बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का ये चैप्टर 1 का 3rd लेक्चर है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितनी इनकी टाइप्स हैं और इनको हम मेजर कैसे करते हैं। लेकिन मेजर करने के बाद अगर आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यू वांट टू राइट इट ऑन अ पेपर, हाउ विल यू राइट इट। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है वो एक बच्चे का जो है वो हाइट मेजर की है और हाइट मेजर करने के बाद मैंने लिखा है कि इसकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर। तो इस मेजरमेंट में ये जो यहाँ पे लिखी है फिजिकल क्वांटिटी के अगेंस्ट, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये वाली जो चीज़ जो है ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है कि 165 जो है उसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर वो यूनिट है जिसमें हमने उसकी लेंथ को बच्चे की को मेजर किया है। सिमिलरली आप कोई चीज़ जो है वो शुगर मेजर करते हैं, 3 kg लिखते हैं तो 3 उसका मैग्नीट्यूड है और kg उसका यूनिट है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि यूनिट कौन सा लेना है किस चीज़ को लिखते हुए। दुनिया में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ यूनिट्स के निज़ाम जो है वो चलते रहे हैं जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो है वो मेजर करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सादा एग्जाम्पल दी जाए तो किसी वक्त हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे मैस की मेजरमेंट के लिए सेर इस्तेमाल होता था, सेर। फिर जो है वो कुछ इलाकों में जो है वो मॉडर्न एरियाज में जो है वो किलोग्राम इस्तेमाल होता था। कुछ इलाकों में मेजरमेंट जो है वो लेंथ की मेजरमेंट के लिए गाज इस्तेमाल होता था, कुछ में मीटर इस्तेमाल होता था, किसी में इंच इस्तेमाल होता था, सेंटीमीटर इस्तेमाल होता था, मील भी इस्तेमाल होता था, फरलांग भी इस्तेमाल होता था, किलोमीटर भी इस्तेमाल होता था। मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम था पूरी दुनिया में फेस आ रहा लोगों को कि जब एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों से ट्रेड करते थे, चीज़ों का अदल बदल करते थे, चीज़ें बेचते थे या लेते थे, तो मुख्तलिफ यूनिट्स के साथ उनको वास्ता पड़ता था। एक कहता था कि मैंने जो है ये वाली मैस जो है ये पाउंड में सेल करनी है, जबकि लेने वाला कहता था नहीं मैंने तो सेर में लेनी है, नहीं मैंने तो किलोग्राम में लेनी है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो होती रही। कहाँ पे? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स में। परहैप्स ये 7वीं कॉन्फ्रेंस थी जो 1960 में हुई। इसमें ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में यूनिट्स का एक ही निज़ाम रखा जाए और उस निज़ाम के ज़रिए जो है वो चीज़ों को जो है वो मेजर किया जाए। यानी कि लेंथ जहाँ पे भी मेजर होगी वो मीटर में मेजर होगी, मैस यहाँ पे भी मेजर होगा वो किलोग्राम में मेजर होगा। यानी कि यूनानिमस जो है वो यूनिट्स जो है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होंगे। हर खित्ता जो है वो अपनी मर्जी से यूनिट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि लोकली चीज़ों को एक इलाके के अंदर जो है वो चीज़ों को लेने देने के लिए मकामी यूनिट आप इस्तेमाल करते रहें, लेकिन जब इंटरनेशनली आप चीज़ों की ट्रेड करेंगे तो फिर इंटरनेशनल यूनिट्स में ही करेंगे। आज भी ये बड़े हद तक जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में चलता है कि जब इंटरसिटी या इंटर प्रोविंस जो है वो ट्रेड होती है तो वो मकामी यूनिट में होती है, लेकिन जब दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड होती है तो फिर वो इंटरनेशनल यूनिट्स में ही होती है। बहरहाल ये जो इनिशिएट है, ये जो इनिशिएटिव था कि पूरी दुनिया में एक जैसे यूनिट होने चाहिए, ये 1948 में लिया गया था। वो भी एक कॉन्फ्रेंस थी, परहैप्स जो है ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स में, जिसमें ये सजेस्ट किया गया था कि पूरी दुनिया में वेट्स जो है, पूरी दुनिया में यूनिट्स जो है लेंथ के, टाइम के, वे जो है मैस के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के वगैरह जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबके सेम होने चाहिए। तो फाइनली 1960 में साइंटिस्ट जो है वो इस बात पे एग्री हो गया कि पूरी दुनिया में निज़ाम यूनिट्स का एक होना चाहिए और उन्होंने इसको नाम दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसको लिखते हैं SIU, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। इससे पहले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को डेवलप करने से पहले दुनिया में 3 बड़े यूनिट्स के निज़ाम चल रहे थे। एक को कहते हैं CGS सिस्टम। ये वही CGS सिस्टम है जिसको ओल्डर यूनिट के नाम से भी याद किया जाता है कि जब भी हम किसी चीज़ के कहते हैं, मसलन फोर्स कहते हैं कि फोर्स जो है इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। लेकिन जब यही बात करते हैं कि जी ओल्डर यूनिट इसका क्या था, तो जब ओल्डर यूनिट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि वो बात कर रहा है CGS सिस्टम की कि CGS में इसका यूनिट क्या था, पुराना इसका यूनिट क्या था। तो हम कहते हैं जी डायन इसका यूनिट था, यानी कि ऐसे सिस्टम में
न्यूटन है, जबकि ओल्डर यूनिट जो है वो इसका डायन था। तो सीजीएस सिस्टम जो है इसको ओल्डर यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद एमकेएस सिस्टम भी चलता रहा है दुनिया में, कि जिसमें इसमें सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर था, ग्राम था, सेकंड था, इसमें मीटर था, किलोग्राम था, सेकंड था। तो एमकेएस सिस्टम को कहा जाता है कि ये बड़ी हद तक जो है वो ऐसे सिस्टम के करीब तर था। उसके बाद ब्रिटिश फुट पाउंड सिस्टम भी चलता था कि लेंथ इसमें फुट में मेजर की जाती थी और मैस इसको में पाउंड में मेजर की जाती थी। तो बात ये करने की है कि 1960 से पहले जब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो डेवलप किया गया, तो दुनिया में 3 बड़े यूनिट्स के निज़ाम चल रहे थे। एक सीजीएस सिस्टम था, एक एमकेएस सिस्टम था और एक ब्रिटिश फुट पाउंड सिस्टम था। 1960 में डिसाइड किया गया कि ये जो निज़ाम होगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है वो निज़ाम, जो नया यूनिट्स का निज़ाम बनाया है, इसमें 3 तरह के यूनिट जो है वो रखे जाएंगे। बेस यूनिट रखे जाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स रखे जाएंगे और सप्लीमेंट्री यूनिट्स रखे जाएंगे। बेस यूनिट्स जाहिर बात है नाम से क्लियर है कि एक ऐसा यूनिट्स का निज़ाम जो सिर्फ बेस क्वांटिटीज को मेजर करेगा, वो बेस यूनिट्स कहलाएगा। और जो बेस यूनिट से ड्राइव की गई है क्वांटिटीज जितनी भी, जिनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, उनको मेजर करने के लिए ड्राइव्ड यूनिट्स जो है उनका निज़ाम इस्तेमाल होगा। इनिशियली बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स जो है यही 2 ब्रांचेस थी एसआई की, लेकिन बाद में साइंटिस्ट को जो है वो एहसास हुआ कि बेस में और ड्राइव्ड यूनिट्स में कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जो एंगल की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो सके। तो फिर एंगल की मेजरमेंट के लिए इन्होंने एक 3rd ब्रांच जो है वो डेवलप करना पड़ी एसआई सिस्टम की, और उसको नाम दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। तो मौजूदा तौर पे जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है, इसके 3 बड़े हिस्से हैं। एक में बेस यूनिट्स रखी गई हैं, एक में ड्राइव्ड यूनिट्स रखी गई हैं और एक में सप्लीमेंट्री यूनिट्स रखी गई हैं। हम 1 बाय 1 ये देखते हैं कि ये क्या है। बेस यूनिट्स में वो यूनिट्स हैं जो सिर्फ बेस क्वांटिटीज को मेजर करती। हम कहते हैं कि बेस यूनिट्स में दीज आर द यूनिट्स used to measure बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमने बेस यूनिट्स जो है वो डेवलप की है। बेस क्वांटिटीज जो है वो 7 है जिनको बेस माना गया है। तो बेस यूनिट्स जो है वो भी 7 है। इसमें सबसे पहले जो है वो मैस आती, फिर लेंथ आती, फिर टाइम आता है, फिर टेम्परेचर है, करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जो हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, और 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैस जो है इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम रखा गया, केजी से शो करते हैं। लेंथ जो है इसका यूनिट जो है वो मीटर रखा गया, एम से शो करते हैं। टाइम जो है इसका यूनिट जो है वो सेकंड रखा गया, एस से शो करते हैं। टेम्परेचर जो है इसका यूनिट जो है वो केल्विन रखा गया और इसको के से शो करते हैं। करंट जो है इसका यूनिट एम्पेयर रखा गया और इसको ए से शो करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसका यूनिट कैंडेला रखा गया और इसको सीडी से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका यूनिट जो है वो मोल है और इसको MOL से शो करते हैं। तो दीज आर दी 7 बेस यूनिट्स। ये क्या है? 7 बेस यूनिट्स हैं। तो क्या होती हैं बेस यूनिट्स? दीज आर द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द बेस क्वांटिटीज। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को मेजर करती हैं वो बेस यूनिट्स जो है वो कहलाती हैं। 7 बेस क्वांटिटीज हैं उन्होंने रखी और 7 ही इसकी बेस यूनिट्स हैं। ये मैस है, किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पेयर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। अक्सर यहाँ पे इस टेबल में बेस क्वांटिटीज के बारे में एक क्वेश्चन जो है वो किया जाता है कि जी करंट जो है ये तो होता है Q/T।
और आपका फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें बयान किया गया है कि बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको किसी और तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तो करंट को एक्सप्रेस किया गया है Q/T से, तो फिर ये बेस क्वांटिटी तो ना हुई। लेकिन बेटे इसका आंसर है कि ये बेस क्वांटिटी ही है, क्योंकि करंट को डायरेक्ट मेजर करना जो है वो आसान है। बजाय इसके अगर यहाँ से चार्ज को मेजर करें तो वो किसके इक्वल होगा? Q = I/T के इक्वल होगा। तो चार्ज को डायरेक्ट जो है वो मेजर करना मुश्किल है एज कंपेयर टू करंट। वैसे भी अगर आप मैक्सवेल इक्वेशन को स्टडी करें, विच आर द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि करंट इज द बेसिक क्वांटिटी, करंट बेस क्वांटिटी है। जितनी भी इक्वेशंस हैं वो करंट की शक्ल में लिखी गई हैं, ना कि चार्ज की शक्ल में लिखी गई हैं। तो इसीलिए करंट को जो है वो बेस क्वांटिटी रखा गया है, क्योंकि इसको मेजर करना एज कंपेयर टू द मेजरमेंट ऑफ द चार्ज इट इज मच इजियर। ये हैं जी बेटे बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स। उसके बाद है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स में क्या है कि वो यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, these are the units used to measure derived quantities। वो यूनिट्स जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बेस क्वांटिटीज की मिकदार तो फिक्स कर दी कि दे आर टोटल 7 इन नंबर्स, और जो बेस यूनिट्स हैं वो भी 7 हैं इन नंबर्स। लेकिन जब हम कहते हैं कि डिराइव्ड जो क्वांटिटीज हैं वो उनका कोई फिक्स नंबर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो सकती, क्योंकि उनको ड्राइव करना है बेस से, तो इनकी तादाद को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ड्राइव्ड यूनिट्स की तादाद को भी हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी हो सकती हैं। और कॉम्बिनेशन जो होती हैं 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, जितनी जो है वो बेस क्वांटिटीज मिलती जाएंगी, बेस यूनिट्स मिलती जाएंगी, नया ड्राइव्ड यूनिट जो है वो बनता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि फोर्स है, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। और न्यूटन को हम लिखते कैसे हैं? ये फार्मूला होता है कि F = ma। m जो है ये किलोग्राम है और a जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फिर न्यूटन किसके इक्वल हुआ? न्यूटन हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो इसमें क्या आ रहा है? 1 किलोग्राम आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है, 1 सेकंड आ रहा है, 3 बेस यूनिट्स आ रही हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस यूनिट्स। जब 3 बेस यूनिट्स का ये कॉम्बिनेशन है तो इट इज वन ऑफ द ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड दिस यूनिट विल बी ड्राइव्ड यूनिट। उसके बाद वर्क है। वर्क जो है इसका यूनिट जो है वो जाउल है, और फार्मूला जो है इसका कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है ये न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट मीटर है। न्यूटन अभी हमने पढ़ा ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ गया मीटर, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट जो है ये पास्कल है। फार्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स न्यूटन में और एरिया मीटर स्क्वायर में। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तो ये आ गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज द यूनिट विच इज रिटन फॉर पास्कल and Pascal is kilogram per meter per second square. These are the derived units. अभी मैंने जिस तरह पहले किया कि derived units जो है इसकी कोई फिक्स तादाद नहीं है। derived unit जो है वो बेशुमार हो सकती, जितना भी आप कॉम्बिनेशन बेस यूनिट का बनाते जाएंगे नई से नई जो derived यूनिट है वो निकलती जाएंगी। तो ये 2 चीजें थी, बेस यूनिट और derived यूनिट। अब जिस तरह के पहले मैंने बयान किया कि जब साइंटिस्ट को ये एहसास हुआ कि एंगल की मेजरमेंट के लिए उन्होंने कोई भी यूनिट नहीं रखा, तो उन्हें फिर इसका सप्लीमेंट यूनिट का लेके आना पड़ा। इसलिए उन यूनिट्स को जो थर्ड टाइप है इसकी, जो थर्ड ब्रांच है एसआई की, उसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो है अगर हम उसको बयान करें या डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि दीज आर द यूनिट्स फिक्स्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। जो एंगल की मेजरमेंट के लिए हमने यूनिट्स फिक्स किए हुए हैं
दीज आर कॉल्ड दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम क्या कहते हैं कि दीज आर द यूनिट्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल के मेजरमेंट के लिए हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब जो एंगल हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो एंगल 2 डायमेंशन में होता है या फिर 3 डायमेंशन में होता है। तो ये यूनिट भी फिर दो तरह के होंगे, एक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ 2 डायमेंशन एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ 3 डायमेंशन। तो फिर ये यूनिट जो है सप्लीमेंट्री, ये दो तरह के होते हैं। एक जो है यूनिट वो 2 डायमेंशनल एंगल के लिए होता है, और एक यूनिट जो है वो किसके लिए होता है, 3 डायमेंशन के लिए होता है। जो 2 डायमेंशन का यूनिट है इट इज कॉल्ड रेडियन, इसको क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और जो 3 डायमेंशन की कैलकुलेशन है वो की जाती है स्टीरेडियन। तो एंगल की मेजरमेंट के लिए दो ऐसे यूनिट हैं, कौन कौन से, एक रेडियन है और एक स्टीरेडियन है। रेडियन जो है ये एंगल की कैलकुलेशन करता है, मेजरमेंट करता है 2 डायमेंशन में, और स्टीरेडियन जो है वो मेजरमेंट करता है 3 डायमेंशन में। ये जो रेडियन है इट इज आल्सो कॉल्ड द प्लेन एंगल, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और ये जो स्टीरेडियन है इट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्योंकि ये जो प्लेन है लेंथ एंड टू विड्थ ये 2 डायमेंशन में होती है, तो 2 डायमेंशन वाला एंगल जो है वो प्लेन एंगल कहलाता है, और जिसमें लेंथ विड्थ हाइट होती है वो 3 डायमेंशन होता है, और उस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें कि ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, यहां पे हमने एंगल मेजर करना है। तो ये एंगल मेजर करेंगे 2 पॉइंट्स के दरमियान, इस पॉइंट ए और बी के दरमियान हमने ये वाला एंगल जो है वो मेजर करना है। ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर से फासला किसी भी पॉइंट का हमेशा सेम होता है, विच इज नोन एज रेडियस। तो एक बात तो ये है कि ये जो सर्कल बन रहा है ये किस में बन रहा है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान बन रहा है। ये 2 डायमेंशन, ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशन में एंगल की मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियन इस्तेमाल करते हैं, जिसको प्लेन एंगल जो है वो बोलते हैं। तो अच्छा, सर्कल में ये एक पॉइंट है ए, ये बी है, ए से सेंटर रेडियस है, बी से सेंटर ये भी रेडियस है। तो एक बात तो ये कंफर्म होगी कि रेडियन क्या होता है, व्हाट इज द रेडियन, इट इज द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, it is the angle between 2 radii, ये 2 रेडियाई के दरमियान बनता है एंगल। एक बात तो ये हो गई। ये जो ए से बी तक का फासला है सर्कल के ऊपर ये वाला, इट इज कॉल्ड आर्क लेंथ, प्रोवाइडेड, शर्त ये है, क्या शर्त है, the arc length cut from the circumference, जो कि किससे काटी है, circumference से, is equal to radius सर्कल। ये बेटा इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि रेडियन जो है ये 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल है। शर्त ये है कि जो आर्क आपने काटी है सरकमफेरेंस से वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि हम कहते हैं कि एंगल 1 रेडियन होगा अगर आर्क लेंथ s, आर्क लेंथ को किससे शो करते हैं, s से, इज इक्वल टू रेडियस। कि अगर आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है तो फिर सर्कल में बनने वाला 2 रेडियाई के दरमियान एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। इट इज 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल। उसके बाद आ जाता है 3 डायमेंशनल, स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल होता है। 3 डायमेंशन में स्फीयर होता है। इसमें अगर आप यहाँ पे सर्कल की बजाय आप स्फीयर बनाते हैं
तो वो स्फीयर जो है वो किस तरह का होगा? ये हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। अब ये जो सर्कल हमने बनाया है, बज़ाहरन तो आपके लिए ये सर्कल होगा, लेकिन ये 3 डायमेंशन में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जी एक्सिस पे आ रहा है। दिस इज अ स्फीयर। ये क्या है? स्फीयर है। फॉर एग्जांपल, आपने चूड़ी देखी जो हाथ में पहनती हैं लड़कियां, या कड़ा देखा है, या कोई रिंग है, ये 2 डायमेंशन में होता है, सर्कल की तरह का होता है। लेकिन फुटबॉल है, स्फीयर है, सेब है, तरबूज है, ये सारे के सारे स्फीयर है। अच्छा, अगर तरबूज में से आप एक छुरी की मदद से चाकी निकालते हैं देखने के लिए ये तरबूज जो है वो पका हुआ है या कच्चा हुआ, वो जो आपने निकाला है उसके अंदर से चाकी निकाली है, इट इज कॉल्ड द सेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। यहां से हमने एक सेक्टर निकाल लिया, ये वाला। इस सेक्टर का एरिया कितना है? ए। और स्फीयर का रेडियस कितना है? आर है। हम कहते हैं कि एंगल सेंटर के साथ जो है वो 1 स्टेरेडियन होगा। शर्त ये है कि जो सेक्टर आपने निकाला है उसका एरिया किसके इक्वल होना चाहिए? स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल होना चाहिए। देन एंगल विल बी 1 स्टेरेडियन। क्या कहा मैंने? दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ये एंगल विद द सेंटर ऑफ द स्फीयर will 1 steradian if sector cut from the sphere has an area A is equal to square of radius of the sphere। अगर एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस स्फीयर के इक्वल हो तो फिर एंगल जो सेंटर के साथ बना है वो 1 स्टेरेडियन होगा। तो बेटे ये था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। थैंक यू वेरी मच।